सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय को और इसमें जो आपका पहला चैप्टर है सूचना एवं संप्रेषण तकनीक, जिसे आईसीटी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट फॉर्म में। इस चैप्टर में दोस्तों हमने देख लिया है कि आईसीटी क्या है और आईसीटी में हमने देख लिया था कि सूचना क्या है, सूचना के गुण क्या है, संप्रेषण क्या है और प्रौद्योगिकी क्या है। सबको अलग अलग हमने देख लिया था और साथ ही हमने देखा था आईसीटी के लाभ और अनुप्रयोग और आईसीटी के क्षेत्र, स्कोप ऑफ आईसीटी। अब इसके आगे दोस्तों हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, और इससे पहले की वीडियोस अगर दोस्तों आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। कंप्यूटर विषय के सामने आप क्लिक करेंगे तो कंप्यूटर विषय की जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं सभी वीडियोस आपके सामने खुल के आ जाएंगी और इसी प्रकार सभी विषय आपको पढ़ा दिए गए हैं, तो सभी विषयों को आप इसी प्रकार से पढ़ सकते हैं हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से और एकदम व्यवस्थित ढंग से क्रम में, जैसा आपका सिलेबस आपको पढ़ना है थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए, फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपने कंप्यूटर विषय पढ़ा है, फर्स्ट सेमेस्टर में भी दोस्तों आपने बेसिक्स जाने होंगे, तो वहां पे दोस्तों जो आपने बेसिक्स पढ़ा था वह इस चैप्टर में भी आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे जो आपको याद रखना है मुख्य मुख्य, जिससे प्रश्न पूछ सकता है वह मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, कंप्यूटर कंप्यूटर पहले परिभाषा आप देख लीजिए। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो प्राप्त सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुरूप विश्लेषित कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। तो यहाँ पे परिभाषा आपको याद रहेगी दोस्तों। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो सूचनाओं को दिए गए निर्देशों के अनुसार विश्लेषित कर अत्यंत सूक्ष्म समय में सत्य एवं विश्वसनीय परिणाम प्रस्तुत करती है। मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसे हम जो भी इंफॉर्मेशन सूचनाएं देते हैं वह उसको बहुत ही कम समय में प्रोसेस करके, विश्लेषित करके बहुत ही सत्य, मतलब एकदम सही और विश्वसनीय परिणाम, रिजल्ट प्रस्तुत करती है, रिजल्ट हमको आउटपुट देती है। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा परिभाषा। इसके बाद देखिए, कंप्यूटर की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। तो पहले तो तीव्र गति, कंप्यूटर जो होता है उसकी स्पीड जो होती है वह बहुत हाई होती है। जैसे ही आप इनपुट देते हैं तुरंत कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके आपको रिजल्ट दे देता है। ठीक है, तो इसकी गति जो होती है बहुत तीव्र होती है। शुद्धता, एक्यूरेसी। अब दोस्तों, जो कंप्यूटर ऑपरेटर है, जो कंप्यूटर को इनपुट दे रहा है, अगर वह कोई गलती नहीं करता है तो कंप्यूटर एकदम सही रिजल्ट हमको देता है। ठीक है, तो एकदम एक्यूरेट 100% रिजल्ट देता है। और तीसरा देखिए, विश्वसनीय। जब इसकी शुद्धता दोस्तों अधिक है तो इसकी विश्वसनीयता भी बहुत अधिक होती है, इस पे हम विश्वास कर सकते हैं। ठीक है, तो यह विश्वसनीय होता है। और चौथा पॉइंट देखिए, विशाल भंडारण क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर में दोस्तों आपको पता है कि आप विभिन्न प्रकार के डेटा को सेव करके, इंफॉर्मेशन को सेव करके रख सकते हैं और इसमें जो मेमोरी की कैपेसिटी है वह भी बढ़ाई जा सकती है, वैसे भी कैपेसिटी बहुत होती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम आपसे पूछ सकता है कि ब्लॉक डायग्राम आप बनाओ। ठीक है, तो ब्लॉक डायग्राम आपको बनाना भी है और थोड़ा थोड़ा जो पार्ट हैं कंप्यूटर के जो आप ब्लॉक डायग्राम में अपने दिखा रहे हो उसके बारे में आपको लिख भी देना है। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से आप ब्लॉक डायग्राम बनाओगे। यहाँ पे देखिए, इनपुट यूनिट है, सबसे पहले डेटा इनपुट यूनिट से जाता है, फिर देखिए यहाँ पे स्टोरेज यूनिट है और इसके बाद देखिए यहाँ पे आप सीपीयू देख पा रहे हैं। सीपीयू में क्या है, कंट्रोल यूनिट है और अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल यूनिट है और एकदम लास्ट में आप देख पा रहे हैं आउटपुट यूनिट है। तो इनपुट यूनिट के बारे में अगर आपको लिखने को कहे तो सबसे पहला जो काम होता है कंप्यूटर का वह इनपुट लेना ही होता है और इनपुट यूनिट के द्वारा हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि जो भी डेटा रहता है वह कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इसके बाद स्टोरेज यूनिट में जो सभी इंफॉर्मेशंस होती हैं वह सेव होती हैं और सीपीयू आपको पता ही कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं इसे, इसमें सभी जो इंफॉर्मेशन होती है वह प्रोसेस होती है। और आउटपुट यूनिट दोस्तों आपको पता ही है कि
आउटपुट यूनिट का जो प्रयोग होता है वह जो भी रिजल्ट्स आते हैं उनको दिखाने के लिए, उनको प्रिंट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ब्लॉक डायग्राम बहुत आसान है, आप याद रख लोगे। इनपुट आउटपुट आपको पता है, स्टोरेज पता है आपको, सीपीयू पता है, तो इतना ही दोस्तों आपको याद रख लेना है। आप बहुत ही आसानी से बना लोगे ब्लॉक डायग्राम अगर आ जाता है बनाने को। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसके बाद दोस्तों कंप्यूटर आप पढ़ रहे हो तो कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है शिक्षा के क्षेत्र में, यह आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग अब हम पढ़ेंगे। देखिए पहला पॉइंट है शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में, मतलब कि कंप्यूटर इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन दोस्तों क्या होता है? प्रशासन होता है कि मतलब जो भी पूरी जानकारी जिसके पास लेखा जोखा रहता है, जो चीजों को मैनेज करते हैं, चलाते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। जैसे आपके कॉलेज में एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होगा जहां पे आप सभी विद्यार्थियों का लेखा जोखा रखा जाता होगा और आपके फीस से रिलेटेड मतलब जितने भी कागजी काम होते हैं वह एडमिनिस्ट्रेशन ही करता है। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग में कहीं भी आप स्कूल या कॉलेज में जा रहे हो तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में आप जाते हो, तो एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में भी दोस्तों कंप्यूटर का काम लगता है। तो वही हमारा पॉइंट भी है कि शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर, यहाँ पे हम कंप्यूटर के उपयोग पढ़ रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो हम यहाँ पे किस प्रकार से जो एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार से कंप्यूटर को काम में लिया जाता है, यही हमारा पॉइंट है। तो देखिए शिक्षा प्रशासन के क्षेत्र में पहला पॉइंट है छात्रों के अभिलेखों को रखने के लिए, मतलब कि कितने छात्र यहाँ पे पढ़ रहे हैं स्कूल या कॉलेज में, उनके नाम, रोल नंबर, माता पिता के नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ये सारी चीजें। इसके बाद वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, मतलब फीस से रिलेटेड की फीस छात्रों की जमा है, कितनी छात्रों की जमा है, कितने छात्रों की नहीं जमा है। और तीसरा देखिए छात्रों की उपस्थिति तथा शिक्षकों के अवकाश से संबंधित अभिलेखों की फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए। तो कंप्यूटर का कार्य दोस्तों जो स्टूडेंट की अटेंडेंस है और जो टीचर्स छुट्टी लेते हैं उसका भी लेखा जोखा फाइलों के रूप में कंप्यूटर में रखा जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप समझ गए एडमिनिस्ट्रेशन में किस प्रकार कंप्यूटर का प्रयोग होता है। और दूसरा है शिक्षण परिस्थितियों में कंप्यूटर इन टीचिंग सिचुएशंस। तो शिक्षण परिस्थितियों में किस प्रकार से कंप्यूटर का प्रयोग होता है। तो देखिए सबसे पहले जब आप कहीं एडमिशन लेने जाते हैं, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं, तो आपका एक टेस्ट होता है, तो उसकी जो व्यवस्था होती है वह भी कंप्यूटर के माध्यम से आजकल की जाती है। छात्रों के पंजीकरण के लिए पूर्व परीक्षण की व्यवस्था करना, मतलब कि पंजीकरण से पहले आपके टेस्ट की व्यवस्था करना। दूसरा पॉइंट है प्राप्तांकों एवं परीक्षणों को प्रयोग में लाना। तो जो भी आपके रिजल्ट्स होते हैं, जो भी परिणाम होते हैं, उसको किस प्रकार से प्रयोग में लाना है, कंप्यूटर इसमें भी मदद करता है। और नए पाठ्यक्रम के विकास के लिए आपके सिलेबस से क्या चीजें हटानी है, क्या चीजें रखनी है और क्या चीजें नई ऐड करनी है, यह भी कंप्यूटर के माध्यम से आसानी से होता है। तीसरा पॉइंट देखिए अनुसंधान कार्यों में कंप्यूटर इन रिसर्च। तो देखिए कंप्यूटर शिक्षा के क्षेत्र में जो रिसर्च के कार्य होते हैं, अनुसंधान के जो कार्य होते हैं, इनमें भी मदद करता है। देखिए इसके द्वारा विशाल प्रदत्तों का विश्लेषण कुछ घंटों में हो जाता है। कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम शुद्ध होते हैं। तो आपको पता है कि जब भी कोई रिसर्च की जाती है तो उसमें जो डेटा होता है हमारे पास वह बहुत बड़े में होता है। तो उस डेटा को जो विशाल प्रदत्त हैं उनका विश्लेषण कुछ ही घंटों में कंप्यूटर कर लेता है और बहुत ही शुद्ध तरीके से करता है, एक्यूरेसी के साथ करता है। ठीक है, अब चौथा पॉइंट देखिए आप दूरस्थ शिक्षा में कंप्यूटर इन डिस्टेंस एजुकेशन। तो कंप्यूटर के प्रयोग से दूरस्थ शिक्षा में भी बहुत सहायता मिलती है। अब पांचवा पॉइंट देखिए शैक्षिक निर्देशन तथा परामर्श में कंप्यूटर इन एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग। तो निर्देशन के लिए छात्र की क्षमताओं तथा योग्यताओं को कार्ड पर अंकित करके कंप्यूटर को दे दिया जाता है। कंप्यूटर उनकी क्षमताओं के आधार पर निर्देशन देता है। तो दोस्तों विद्यार्थी
का जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, विद्यार्थी की जो क्षमताएं होती हैं, योग्यताएं होती हैं, उस अनुसार कंप्यूटर निर्देश देता है। तो इस प्रकार भी कंप्यूटर कार्य करता है शिक्षा के क्षेत्र में। तो यहाँ पे दोस्तों आपने देख लिया कंप्यूटर के उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में, और इससे पहले कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम हमने पढ़ा, कंप्यूटर की परिभाषा और कंप्यूटर की विशेषताएं हमने देख ली। अब दोस्तों कुछ प्रश्न है यहाँ पे, यह आप देख लीजिए। देखिए, सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी ने विद्यार्थी जीवन को आसान बनाया है, समझाइए। तो यहाँ पे दोस्तों आपको प्रश्न में बताना है कि आईसीटी ने किस प्रकार से विद्यार्थी जीवन को आसान बनाया है। तो दोस्तों आप पॉइंट्स में, कमेंट्स में लिखिएगा जितना भी आप इस विषय में सोच पा रहे हैं कि जो स्टूडेंट लाइफ है उसको किस प्रकार से इजी किया है, आईसीटी ने किस प्रकार से आसान बनाया है। तो यह चीजें आप पॉइंट्स में लिख करके कमेंट में मुझे बताइएगा। आप सभी कमेंट करिएगा, जितना भी आपको समझ में आता है, जो जो चीजें समझ में आती हैं आप कमेंट करिएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, संचार की प्रक्रिया में मूल तत्व होते हैं सूचना, स्रोत, प्रसारण एवं प्राप्ति या उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों संचार मतलब कि कम्युनिकेशन। अब कम्युनिकेशन जहां भी हो रहा है, संचार जहां भी हो रहा है, मतलब संप्रेषण जहां भी हो रहा है, वहां पे क्या होगा, वहां पे कोई ना कोई सूचना होगी, उसी का तो संचार किया जा रहा होगा, तो सूचना तो रहेगा। तो ऑप्शन ए जो है वह पहला करेक्ट है। और बी देखिए स्रोत, स्रोत भी रहेगा। और सी देखिए प्रसारण एवं प्राप्ति। और संप्रेषण में दोस्तों सूचना का प्रसारण भी होता है, प्राप्ति भी होती है, तो यह सी भी ऑप्शन सही है। तो इस हिसाब से दोस्तों जो चौथा ऑप्शन है डी उपर्युक्त सभी, यह बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 4 जो हो जाएगा वह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद देखिए तीसरा प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर सिस्टम के अंग कौन कौन से हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर सिस्टम के अंग आपको पता है कि सबसे पहले कंप्यूटर को हम लोग निर्देश देते हैं, मतलब कि इनपुट देते हैं। तो इनपुट देने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको पता है कि कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, और ट्रैक बॉल भी होता है इनपुट में, और इसी प्रकार स्कैनर भी होता है। तो ये जो होते हैं, तो यह इनपुट के अंग हो गए दोस्तों कंप्यूटर के। और आपको पता है कि इनपुट के बाद प्रोसेसिंग होती है, तो सीपीयू होता है। और आउटपुट में क्या होता है, आउटपुट में मॉनिटर होता है, प्रिंटर होता है, और स्पीकर्स होते हैं। तो ये सारे दोस्तों आउटपुट होते हैं। कंप्यूटर के अंग दोस्तों आपसे पूछ रहा है, तो कंप्यूटर के अंग में आप क्या बता सकते हैं, कीबोर्ड, माउस, ट्रैक बॉल, स्कैनर, सीपीयू, मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर। तो ये सभी कंप्यूटर सिस्टम के अंग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 प्रश्नों के उत्तर तो मैंने दोस्तों आपको बता ही दिए हैं। तो ये तीसरा प्रश्न दोस्तों आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा, दूसरा मैंने आपको बता ही दिया। और ये जो पहला प्रश्न है, इसको आपको खुद सोच के, आप जितने भी पॉइंट सोच पाए आपको कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। ये जितना अच्छे से आप आईसीटी समझे होंगे, आप तीनों वीडियोस को फिर से देखिए। फर्स्ट यूनिट की 3 वीडियोस बन रही हैं, तीनों वीडियोस को आप दोबारा देखिए, और जितने भी पॉइंट्स आपके दिमाग में बन रहे हैं आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप बहुत अच्छे से इसे दोस्तों पढ़ते हुए चलिए, क्योंकि ये आईसीटी जो है यह हम लोग के जीवन से हमेशा जुड़ा रहेगा। क्योंकि दोस्तों आईसीटी जो है यह हम लोग के जीवन में, हम लोग शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी हमें आईसीटी से जुड़े रहना है। और विभिन्न क्षेत्रों में भी, हमारे जीवन के क्षेत्रों में भी आईसीटी का उपयोग बहुत है। तो आईसीटी आप बहुत अच्छे से पढ़ते हुए, समझते हुए, प्रैक्टिकल करते हुए चलिए, ठीक है दोस्तों। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका उत्तर। और यह वीडियो आपको पसंद आई है दोस्तों, तो इस वीडियो को प्लीज आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में अधिक से अधिक आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक इसी प्रकार सब लोग आसान भाषा में सभी चीजों को समझ पाए, ठीक है दोस्तों। और इस चैप्टर से पहले यूनिट से अगर आपके मन में अभी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो भी आपकी परेशानियां रहेंगी हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आप अधिक से अधिक अच्छे से सभी वीडियोस को पढ़ते हुए चलिए, शेयर करते हुए चलिए, अपने साथियों को भी साथ लेके चलिए कि वे भी पढ़ते हुए चलें, ठीक है। तो सभी को वीडियो शेयर करिए, आप सभी लोग पढ़ते हुए चलें, और जहां भी आप लोग को दिक्कत आती है आप मुझे बताते हुए चलिए, ठीक है।
और दोस्तों चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को नीचे रेड कलर का बटन आ रहा है वो सब्सक्राइब कर लीजिए आप, उसके बगल बेल आइकन आ जाएगा उस पर क्लिक कर लीजिएगा। इसी प्रकार दोस्तों आपको सभी विषय आपके थर्ड सेमेस्टर के बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाए जा रहे हैं चैनल पे, और चैनल पे आप विजिट करेंगे तो आपको बहुत तरह तरह की वीडियोस मिल जाएंगी जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी। तो चैनल पे विजिट करके भी आप वीडियोस को देखना मत भूलिए। और दोस्तों सभी विषयों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों के पीडीएफ प्राप्त करने के लिए और चैनल के मेंबर बनने के लिए, अपने डाउट्स को दूर करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन कर लेते हैं चैनल तो दोस्तों आपको थर्ड सेमेस्टर के सभी विषयों का पूरा पीडीएफ मिलेगा। आपको जहां भी प्रॉब्लम आएगी, जहां भी दिक्कत आएगी, आप पर्सनली व्यक्तिगत रूप से हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप चैनल को जरूर ज्वाइन करें, आप हमारा सपोर्ट करिए, हम लगातार ऐसे ही आप लोग का सपोर्ट करते हुए चलेंगे आगे, ठीक है। अब दोस्तों इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, माता पिता से प्यार करिए, देश से प्यार करिए। जय हिंद।